हेलो मेरे सेमी इंटरमीडिएट के बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको एकदम क्लियरली लिखा है। देखो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, डोंट लीव दिस क्वेश्चन। किसी भी हालत में ये क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में मत जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये वीडियो चालू किए हो तो ये वीडियो पूरा देखो। इसके अंदर क्या है ना, मैंने वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हाथ से लिख के, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो प्लीज डोंट लीव दिस क्वेश्चन, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों का जरूर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2023 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी। और ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप से है। यस, वो है ना सेल टू अ कंपनी, उसका क्वेश्चन दिया था। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन मैं यहां से उठा तो लूं, रुको जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसको उठा के लेके आएंगे। क्वेश्चन 14 मार्क्स का क्वेश्चन है मुन्ना। आपके जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सब क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर भी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि भैया ये वाला सॉल्व करके जरा दिखा दो पेपर, तो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो क्या दिया, मैं पढ़ना चालू करता हूं। बोलते हैं ए एंड बी वेर कैरिंग बिजनेस एज इक्वल पार्टनर। देखो पहला ही पॉइंट देख लो, क्या बोल दिया यहां पर, इक्वल पार्टनर बोला है सर। इक्वल मतलब इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, डेट ध्यान से देखना, 31 दिसंबर 22 को बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या है हमारे पास, लीज होल्ड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, करंट एसेट में स्टॉक, बुक डेट्स मतलब डेटर, कैश एट बैंक दिया हुआ है। इधर में कैपिटल दिया है ए और बी का, बैंक लोन दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये सब दिया हुआ है। बोल रहा है द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30 जून 23। ए भाई साहब, दिसंबर के बाद जून तक बिजनेस कंटिन्यू है। दिसंबर से जून कितना महीना होता है, 6 मंथ्स। तो बोलता है 6 मंथ्स आगे तक बिजनेस और चला है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, 6 मंथ्स के बाद ये बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज होगा। ओके, द पार्टनर विड्रू इन इक्वल अमाउंट half of the amount of profit made during the period of 6 months from January to June after charging depreciation on this. बोल रहा है कि भैया इस 6 महीने के दौरान जितना भी प्रॉफिट कमाया है पार्टनर लोग उसमें से हाफ उठा के ले गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपीस प्रॉफिट कमाया है तो 50,000 घर ले गया, तो बिजनेस में अभी भी कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा, बाकी 50,000। ओके, और बोल रहे लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपने एसेट्स पे 10% 10% 10% करके। अगर 10% करके चार्ज किया 6 मंथ्स के लिए, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया? मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, लीज होल्ड बिल्डिंग पे 10% है 6 मंथ्स के लिए, तो 80,000 इंटू 10% 6 मंथ्स के लिए 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। तो 4,000 डेप्रिसिएशन करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे इस एसेट का वैल्यू 76,000 हो जाएगा। जल्दी से बात को पकड़ो। प्लांट में भी वैसे ही है, 1,80,000 करके 9,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 9,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये एसेट का बैलेंस 171 बचेगा 6 महीने के बाद। और फर्नीचर में भी ऐसे ही है, तो भैया 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 19,000 बचेगा। मैं ये जो बैलेंसेस लिख रहा हूं काट करके, ये 6 मंथ्स के बाद होगा। समझ रहा है, चेंज हो जा रहा है एसेट का वैल्यू। अच्छा, मीनवाइल द क्रेडिटर वर रिड्यूस बाय 15,000। बोले 6 महीने के बाद ये जो क्रेडिटर है 15,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो 70,000 माइनस 15,000 मतलब बोलना चाह रहा है कि क्रेडिटर अब 55 हो जाएगा 6 महीने के बाद। समझ रहे हो बात?
अच्छा, बोलता है बिल्स पेबल बाई 2500, बिल्स पेबल 2500 से कम हो जाएगा, यानी बिल्स पेबल का बैलेंस अब 7500 बचेगा। ये लोग ये बोलना चाह रहा है। फिर बोल रहा है बैंक लोन बाई 20,000, बैंक लोन 20 से कम हो जाएगा, तो 40 में 20 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 20,000 बचेगा 6 महीने के बाद बैंक लोन। क्लियर हुआ है? अच्छा, फिर बोलता है ऑन 30 जून स्टॉक वाज वैल्यूड 7,09,000, लो जी लो, बोलता है जो स्टॉक है ना ये चेंज होके हो गया 7,09,000 का स्टॉक बन जाएगा 6 महीने के बाद 30 जून को। बुक डेट 75, ये जो बुक डेट दिया हुआ है डेटर, इसका बैलेंस हो जाएगा 75,000। कैश एंड बैंक 2,500 हो जाएगा, बोलता है ये कैश एंड बैंक है ना ये 2,500 हो जाएगा। मतलब 6 महीने के बाद आपका बैलेंस शीट का पूरा काया पलट हो जा रहा है और इसका सारा डिटेल्स दे दिया, सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज का रिवाइज फिगर दे दिया 6 महीने के बाद। ठीक है सर। फिर बोलता है आगे ऑन 30 जून द फर्म सोल्ड द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी फॉर 4 लाख पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। और बोलता 30 जून को अब ये बिजनेस को ये सेल कर दिया किसी कंपनी को, परचेसिंग कंपनी लेके जा रहा है और परचेस कंसिडरेशन कितना है 4 लाख रुपीस, और पूरा 4 लाख कैसे देगा लोग? शेयर्स में देगा, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, परचेसिंग कंपनी। ठीक है। द पार्टनर डिसाइड टू टेक शेयर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये शेयर्स कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। अब फर्म में ये जो शेयर है कौन लेके जाएगा लास्ट में? पार्टनर। और बोलता है पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे। इनका रेशियो था इक्वल 1:1, मतलब ये 4 लाख में से 2 लाख पार्टनर ए ले जाएगा और 2 लाख पार्टनर बी ले जाएगा। एनी डिफरेंस टू बी सेटल्ड इन कैश, और बाद में अगर कोई डिफरेंस बच भी जाता है पार्टनर लोग के कैपिटल में तो कैश में सेटल होगा, मतलब या तो वो कैश लेके आएगा या तो कैश ले जाएगा। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। आगे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने बोल रहे हैं? बोलते स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑन 30 जून। 30 जून मतलब जिस दिन ये लोग अपना बिजनेस बेच रहा है उस दिन का नेट एसेट। इजी है ना? अरे नेट एसेट मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो ये सारा एसेट्स को प्लस कर देंगे और ये सारा लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट आ जाएगा। तो चलो पहले बनाने बोला स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, तो वही बनाते हैं। तो सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, पहले लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। लिख रहा है ना भैया? कहां लिखें भैया? कहां? अरे क्वेश्चन पहले पढ़ो। पहला क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या? स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बोला है। मैं वही बोल रहा हूं। पहले चलो बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट एज ऑन 30 जून 2023। उसमें कुछ नहीं करना होता है, सारा एसेट्स माइनस सारा लाइबिलिटीज, वही तो नेट एसेट है। तो एक एक करके उठाने का। सबसे पहले मेरे पास था लीज होल्ड बिल्डिंग 76,000, लीज होल्ड बिल्डिंग लिख रहा है ना 76,000, प्लांट एंड मशीनरी 171, प्लांट एंड मशीनरी 171, फर्नीचर 19,000, फर्नीचर 19,000, फर्नीचर के बाद है स्टॉक 7,09,000, बुक डेट 75,000, बुक डेट 79, नहीं 75 था, 79 क्यों लिखा? लिख रहा है ना साथ साथ? ए लिखना पड़ेगा, बिना लिखे होगा नहीं, वरना सिर्फ देखने से थोड़ी ना चलेगा। हाँ लिखते रहना। कैश एट बैंक 2,500, कैश एट बैंक 2,500, सारा एसेट्स हो गया। माइनस करना पड़ेगा सारा लाइबिलिटी नेट एसेट के लिए। बैंक लोन 20,000, बैंक लोन
20,000, creditor 55,000, creditor 55, bills payable 7,500, और कुछ बोला है? बस यही एसेट लाइबिलिटी, और कुछ नहीं है। तो नेट एसेट निकाल लो, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में नेट एसेट ही निकालोगे। $9,70,000, ये आपका है नेट एसेट एज ऑन। नेट एसेट भी बोल सकते हो या क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि सारा एसेट माइनस लाइबिलिटी करके क्या बचेगा, कैपिटल ही तो बचेगा लास्ट में, एज ऑन 30 जून 23। किंतु ये जो कैपिटल का बैलेंस है, दिस इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दोनों का कंबाइंड कैपिटल है। हाँ, प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद, पूरा प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद ये है। बात समझ में आ गया? पहला वाला काम तो हो गया। दूसरा क्या मांगे? पहला बोला स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, तो दिस इज डन। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 6 मंथ्स। प्रॉफिट बोल रहा है, तो आप अपना ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर कर लो। जो प्रॉफिट आएगा ना, वो 6 महीने का प्रॉफिट है, बट आधा प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद उसको डबल कर देना तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेक्स्ट मांगा है स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 6 मंथ्स, अर्न ड्यूरिंग 6 months ended 30th June 23। तो मैं बोल रहा हूं कंबाइंड कैपिटल एज ऑन 30th June 23, ये अभी निकाला 9,70,000, किंतु कंबाइंड कैपिटल आधा प्रॉफिट विड्रॉ करने के बाद, लोग विड्रॉ कर लिया था प्रॉफिट, माइनस कंबाइंड कैपिटल दोनों पार्टनर का एज ऑन 1/1/23। कैसे निकालोगे? इन दोनों को प्लस कर दो, 138 प्लस 152, 138 प्लस 152, 138 प्लस 152, 290। अब डिफरेंस आ रहा है 6,80,000। ये क्या है जानते हो? इट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ 6 months रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब वो 6 आधा प्रॉफिट निकालने के बाद, मतलब आफ्टर विदड्रॉइंग हाफ नेट प्रॉफिट। आधा प्रॉफिट निकाल लिया था गधेड़ा लोग, देयरफॉर नेट प्रॉफिट ऑफ 6 months चाहिए, तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, 680 इंटू 2। तो मेरे से अगर आप पूछोगे नेट प्रॉफिट कितना है, तो मैं बोलूंगा 1360 अपना नेट प्रॉफिट है 6 महीने का, 6 महीने का। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यहां तक ठीक है? इसके बाद क्या मांगा है? बोलता रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाइए। हाँ, तो हम लोग अगर बेच दे रहे हैं अपना पार्टनरशिप बिजनेस, तो डिसोल्यूशन ही तो हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, मैं वैसे वैसे चीजों को बनाता जाऊंगा बस।
अब इसमें करते क्या है, रियलाइजेशन आपको पता ही है, सारा एसेट लाइबिलिटी क्लोज कर देंगे 30 जून का। जब एसेट लाइबिलिटी क्लोज करेगा ना, तो ये सारे बैलेंसेस लोगे, ये सारे बैलेंसेस लोगे, समझ में आ रहा है? बुक वैल्यू में क्लोज होता है ऑन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, कौन कौन सा है अपने पास? बहुत सारा एसेट है। पहले लीज होल्ड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो 2 लीज होल्ड बिल्डिंग है, 2 प्लांट एंड मशीनरी है, 76,171, 76,000 है, ये 171। अब देख लो, आप भी तो लिख के रखे, देख लो मैं कहां से ले रहा हूं, नेट एसेट से। उसके बाद है फर्नीचर 19,000, टू फर्नीचर 19,000, स्टॉक 7,09,000, टू स्टॉक 7,09,000 लिखा। स्टॉक के बाद है बुक डेट 75, बैंक है 2,500, कैश एट बैंक 2,500। एसेट क्लोज हो गया, अब लाइबिलिटी क्लोज करना, बाई 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 करके। बैंक लोन 20,000, बाई बैंक लोन 20,000, बाई क्रेडिटर 55,000, बाई क्रेडिटर 55,000, बिल्स पेबल 7,500। एसेट्स क्लोज हो गया, लाइबिलिटी क्लोज हो गया। न्यू कंपनी का नाम तो बताया नहीं था, पर उनका पीसी था 4 लाख, तो न्यू कंपनी का एंट्री होता है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, मैं लिखूंगा बाई न्यू कंपनी, इसको पीसी ड्यू बोलते हैं, पीसी, हाँ पीसी ड्यू करना बोलते हैं, 4 लाख। अब डिफरेंस का फिगर रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, 76 171 प्लस 19 7,09,000 75 2,500 माइनस 20,000 55,000 7,500 4 लाख। लॉस आ रहा है यार, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस आ रहा है, ए और बी आधे आधे, मेरे ख्याल से 570 आ रहा है, आधे आधे करके देखो 285 285 आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट बोला था, लो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। जैसे जैसे जो जो मांगते जा रहा मैं वैसे वैसे बनाते जा रहा, आगे पीछे करने का ही नहीं है। ये वाला सम 14 मार्क्स में वरदान होता है, वरदान अगर एग्जाम में देते, वरदान है आपके लिए, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। खत्म सर? अरे नहीं यार, यहां तक हो गया तुम्हारा। अब इधर आओ, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा एक। लास्ट एक मांग रहा है पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर थे ना, तो दो दो कॉलम बना लो। ये लो, डेबिट क्रेडिट, ए बी, ए बी, हड़बड़ी नहीं करना, बना लिया। सबसे पहले जो गिवन बैलेंस शीट है वहां से आप कैपिटल उठाइए जो जो दिया हुआ है, और आपका कैपिटल दिया हुआ था 138 152, 138 और 152, पहले तो यही होगा।
फिर इसको 6 महीने के बाद का कैपिटल बनाना है ना पहले, क्योंकि 6 महीने बाद जाके डिसोल्यूशन हो रहा है। तो पहले लोग जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में तोड़ दो। नेट प्रॉफिट था आपका 1630 का, 1630 इसको 1:1 में तोड़ दो तो 680 और 680। इसमें से आधा विड्रॉ हो गया था, ड्राइंग्स कर लिया था, तो 2 ड्राइंग्स आधे आधे, तो 680 का आधा 340 का ड्राइंग्स और ये 340। नहीं देख लो, तो ये अब खड़ा हो गया मेरा 6 महीने के बाद का कैपिटल। अब यहां डिसोल्यूशन चालू हुआ, तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस है क्या हो, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हाइफन देके लॉस 2,85 एंड 285। अब ये लोग बिजनेस बेच के 4 लाख रुपया का पीसी लाया था, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी था और वो आधा आधा बटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। 4 लाख को आधा आधा बांट दो तो 2 लाख 2 लाख बांट दिया। अब डिफरेंस का जो फिगर है वो टू कैश बाई कैश करके सेटल करने बोला है। वे कहां बोला, अरे यार तुम लोग भूल जाता क्या, गजनी है क्या। द पार्टनर डिसाइडेड टू टेक शेयर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बांट दिया। एनी डिफरेंस टू बी सेटल्ड इन कैश, एक जन लाएगा एक जन ले जाएगा, बस इतना ही तो है। लास्ट में कौन लाएगा कौन ले जाएगा, बस यही देखना है आपको लास्ट में। ये हो गया 340 प्लस 285 प्लस 2 लाख माइनस 138 माइनस 680। इधर में 7,000 आ रहा है, इसको लिख दो बाई कैश बैलेंसिंग फिगर, और इधर में है 152 प्लस 680 माइनस 340 माइनस 285 माइनस 2 लाख। इधर में 7,000 आ रहा है, ये आ जाएगा 2 कैश बैलेंसिंग फिगर। सेटल हो गया, 2 कैश बाई कैश करके सेटल करने बोला, हम सेटल कर दिए, लो खत्म हो गया सब। क्या ही दिक्कत है, मेरे साथ सॉल्व करने में तुमको 22 मिनट्स करीब करीब लगा है। खुद से करेगा तो तुम इसको हार्डली 18 मिनट्स में कर सकते। इसमें कोई भारी भरकम चीज था ही नहीं, एकदम आसान सम था। तो देख लो पास्ट ईयर क्वेश्चन में आसान सम ही आता है, डिफिकल्ट सम कुछ आता ही नहीं। भैया आपके मॉड्यूल में तो आप बड़ा डिफिकल्ट सम कराए थे, वो तो करा के रखा हूं बुरे दिन के लिए कि बाई चांस अगर आ जाए तो, कि तो आता तो ऐसा ही समय करने का कुछ नहीं। खत्म सर ये सब। अब हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2023 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में ना 3 पार्ट है। एक पार्ट जो दिया है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है, और बी और सी में थोड़ा थ्योरी दिया है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं और बी और सी का आपका डिस्कशन करा देता हूं, और करने के बाद आपका सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे दिसंबर 2023 के। तो चलिए 8 का ए जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है पहले उसको गो थ्रू कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां, बोल रहा है ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल वेर 5 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 22। तो ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल दे दिया है 5 लाख एंड 3 लाख है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, ईयर के में प्रॉफिट बोल रहा है अमाउंटेड टू 2,10,000, प्रॉफिट 2,10,000, ठीक है। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर वेर 1,60,000 रेस्पेक्टिवली, ड्रॉइंग्स बोल रहा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट फॉलोइंग एरर्स वेर कमिटेड while डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, और बोल रहा है ड्रॉइंग्स भी देने के बाद बोल रहा है कुछ गलतियां हो गई। क्या भाई, बोलता मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाज ओमिटेड। बोलता मैनेजर कमीशन प्रॉफिट से माइनस करना भूल गया। ये बोले ये जो प्रॉफिट दिए है ना इसमें से मैनेजर कमीशन लोग माइनस नहीं किए, ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट ही गलत है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड 70 whereas its net realizable value was 50।
आपको पता ही होगा स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 70 है, एनआरवी 50 है, लोअर 50 में वैल्यू होना चाहिए, पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक 70 लिख दिया, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिख दिया 20, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ 20 से। अगर मुझे ठीक करना है तो यहां से 20,000 लेस करना पड़ेगा। गड़बड़ी हो रखा है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 20,000 ज्यादा लिख दिया। अरे भाई विजुअलाइज करो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इस साइड में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, ये इनकम साइड है। अगर इस साइड 20,000 ज्यादा लिख दिया तो मेरा प्रॉफिट भी तो 20 से बढ़ गया है ना। तो मुझे ठीक करना है तो प्रॉफिट को 20 से कम करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 40 नॉट रिकॉर्डेड। लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना भूल गया, इसका मतलब सैलरी नाम का जो खर्चा मैंने कम लिखा है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी डालूंगा तो सैलरी का खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमेगा, तो इसके वजह से हमारा ये प्रॉफिट 40,000 से और कम हो जाना चाहिए। बात तो सही है। फिर बोल रहा है ए had given a loan 150 to the firm on 1st December. Interest was omitted to be recorded on this loan. सुना भाई, अगर लोन 1,50,000 का है, इसमें इंटरेस्ट करेक्ट कितना बोला है लोग? कुछ नहीं बोला, पार्टनर है ना, तो इसमें 6% होगा। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। 4/12 150 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये होता 3,000 रुपए। तो 3,000 का इंटरेस्ट लोग चार्ज करना भूल गए, तो हम चार्ज कर देंगे। वो लोग बोल रहा भूल गए तो हम कर देंगे भाई, हमको क्या जाता है। नेक्स्ट, लोन वॉज गिवन टू बी। अच्छा, इस बार लोन बी को दिया गया है, मतलब इस बार पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया है, फर्म ने पार्टनर को दिया है। अच्छा, पार्टनर को मिला है लोन 1 जुलाई 2022 को, अमाउंटिंग 1 लाख, बियरिंग इंटरेस्ट 8%। तो भैया इस पे फर्म इंटरेस्ट देगा नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए इनकम है। और बोलता है इंटरेस्ट वाज ओमिटेड टू बी चार्ज बाय द फर्म, मतलब फर्म रिकॉर्ड करना भूल गया। सुनो ना, ये 1 लाख का अगर लोन है, इस पे इंटरेस्ट 8% है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 9 महीना का इंटरेस्ट होना चाहिए। 9/12, तो 1 लाख इंटू 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये प्रॉफिट में जुड़ जाना चाहिए तुम्हारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वॉज नॉट अलाउड, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बोल रहा है 10%, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ऊपर में जितना आइटम है इसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल सकते हो, सारे के सारे खर्चे माइनस होगा प्रॉफिट से, तब जाके नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट पीएल में आ गया, अब उसके बाद एप्रोप्रिएशन सेक्शन में ये दिखाना है, ये लोग अभी तक दिखाया नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोलो क्या क्वेश्चन है? हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन एज लोन टू द फर्म। बोल रहा पहले ए का लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा। लो जी, पहला इंटरेस्ट ऑन एज लोन, पहले ये पूछा है। तो ए का लोन था 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं बोलता तो 6% होता, आपको याद होगा। और कितने मंथ्स का था? 4 मंथ्स का, 4/12, एंड दैट गिव अस 3,000। हो गया सर। इज इट अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अब ये एम्बिग्विटी वाला बात है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत घटिया है। तुम्हारा इंस्टीट्यूट इसको बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोग वही लिख देंगे। वही पूछा है कि इसको चार्ज मानोगे कि एप्रोप्रिएशन? मेरे को लगता है एप्रोप्रिएशन है, वेरी ऑनेस्टली, पर तुम्हारा इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट निकाल के बताना पड़ेगा, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आइटम इसमें नहीं लेना, बाकी सब ले लेना। पहले लिया मैंने प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन था, प्रॉफिट फॉर द ईयर बोला था 2,10,000,
तो मैं बोल दिया प्रॉफिट था 2,10,000, ठीक है। अब सारा जो लोग नहीं किया है, मैनेजर कमीशन लास्ट में लेते हैं, ये तो पता ही होगा। ये इन्वेंट्री का ओवर वैल्यू कर दिया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया था, कम करो तो प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा, माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमेगा, समझ रहा है ना। ये लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी चार्ज नहीं किया था, हम चार्ज करेंगे, सैलरी का खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3,000, माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3,000, इंटरेस्ट है, खर्चा है, माइनस करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के। ये इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस हो जाना चाहिए प्रॉफिट में, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी। अब इसका दिखा देते हैं, 1 लाख का लोन था, 8% इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए, 9/12, 1 लाख इंटू 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 6,000। ये ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, मिलेगा ना फर्म को तो ऐड हो जाएगा। अच्छा, और क्या भाई साहब, हो गया। बस इंटरेस्ट एंड कैपिटल ड्राइंग्स तो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, छोड़ दो भैया। आप अभी तक मैनेजर कमीशन माइनस नहीं किया, हाँ तो पहले प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 2,10,000 -20 -40 -3 + 6, 153। लास्ट में मैनेजर कमीशन माइनस होगा, तुम लोग साथ साथ नोटिंग तो सब कर ले रहे हैं ना, जरूरत पड़े तो पॉज करके किंतु कर लो नोटिंग, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा आगे जाके। कहां गया भाई साहब, सॉरी, क्या क्या देख रहे थे हम लोग, मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट। मैनेजर 10% बोल रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 10% बिफोर चार्जिंग, तो 153 इंटू 10/100 बिफोर चार्जिंग बोला है, इंटू 10% कर दो तो 15,300, माइनस करके आएगा 137,700। ये आपका नेट प्रॉफिट है, या रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट बोल देते हैं, सब कुछ ठीक करने के बाद। यही मांगा था आपसे, नेट प्रॉफिट लो, मैंने निकाल दिया नेट प्रॉफिट 1,37,700, 1,37,700। क्या सम था, कुछ नहीं है यार, तो बच्चा लोग का समय सब, इसीलिए तो कितना नंबर का दिया था ये सम, 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन पूछा, 4 नंबर। बोले व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दो, हटा के जो बचेगा वही डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये 4 नंबर के लिए थोड़ा सा बड़ा सम हो गया हिसाब से। अब बाकी इस पेपर में तो इतना इजी सम दे दिया, तो थोड़ा सा तो ये लोग बड़ा बनाएगा ही ना सम। हाँ, तो अपना नेट प्रॉफिट 137,700, पहले ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक था ए एक था बी, ए और बी, 1 लाख और 60,000, 1 लाख और 60 इंटू कितना परसेंट, कितना परसेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट,
ये दिया तो था भैया 10%, ओके 10%। अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया तो मीन पीरियड कैलकुलेशन मतलब 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। याद है कि भूल गया है सब? बोल भैया कितना याद रखें? ये है 5000 और ये है 3000, टोटल करके 8000 प्लस हो जाएगा। और माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ वो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा भाई, और ये देना पड़ेगा तो निकल जाएगा प्रॉफिट से, ए और बी का। कैपिटल कितना कितना था? 5 लाख, 3 लाख, और इंटरेस्ट था 6%। 5 लाख, 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल है तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, मतलब 30,000 और ये 18,000, 48, 137,700 प्लस 8,000 माइनस 48, ये आ गया 97,700। ये पार्टनर लोग में बांटने के लिए प्रॉफिट है, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर लोग में 97,700 बांटना पड़ेगा। और पार्टनर लोग कौन से रेशियो में लेके जाएगा? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा इस प्रॉफिट को। बस एक क्वेश्चन और रह गया इसके अंदर, 4 पार्ट था, 3 हो गया। चौथा है व्हाट इज ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भाई साहब ईच पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, each partner's share of profit, each partner's share of profit, each partner's share of profit। बताइए each partner share of profit। अरे भैया क्या कर रहे हो, ये रहा डिविजन प्रॉफिट, इसको ए और बी में बांट दीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ तो दिया था कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, अगर नहीं देता तो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। तो ए और बी में बांट देंगे इक्वली। 97,700 है, आधे आधे, बोलो भाई साहब आधे आधे, रहेगा 48, 850 एंड 48, 850 हो गया। ये निकालने के लिए बोला था तुमने, 4 क्वेश्चन था, 4 नंबर दिया था, एक एक निकाल दो फिगर, बस काम खत्म। क्वेश्चन 8 का पार्ट ए हो गया। बी और सी है, उसका भी डिस्कशन कर लिया जाए। क्या है भैया बी और सी में? देखो क्या है। बी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, वो तुम्हारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है ना, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसमें से पूछा है। बोला एक्सप्लेन द फॉलोइंग कन्वेंशंस, 5 मार्क्स के लिए दिया है। 4 क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1.25 मार्क्स करके दिया है। तो कोई बड़ा तो लिखना नहीं है, 2-2 लाइन लिखना है, एक एक नंबर का हिसाब से है, तो 2-2 लाइन लिखना है। पहला बोला फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जितना भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ योर एंटिटी, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए। यही तो है, तो वही लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी should be reported in financial statement in an understandable manner। हो गया। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या बोल रहा है? अच्छा कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने चूज कर लिया, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर मुझे वही पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए। एन अकाउंटिंग पॉलिसी वन सिलेक्टेड शैल बी यूज कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर विदाउट चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टॉक के लिए अगर मैंने फीफो मेथड चूज कर लिया, तब हर साल मुझे क्या यूज करना चाहिए? फीफो। कंसिस्टेंसी यही बोलता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, वही बोला है। अगला है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि मटीरियल है, जो कि क्या है भैया? मटीरियल है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल है, मटेरियल है मतलब जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेगा, उन सबको डिस्क्लोज करना चाहिए। ये बोलता है मटेरियलिटी।
देखो, according to conservatism materiality, a transaction should be reported in financial statement on the basis of materiality. An item is material if it can influence the decision of the user. वही बोला मैंने आसान लैंग्वेज में। फिर है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और ये बोलता है एंटीसिपेटेड लॉसेस शैल बी प्रोवाइडेड बट एंटीसिपेटेड गेन्स शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आपको लगता है कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए, आपको लगता है कोई गेन होने वाला है तो उसके लिए नहीं बनाना चाहिए। देखो भाई है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म होगा, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, अच्छा नहीं कन्वेंशन ही लिखा है, ठीक ही है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर व्हाइल एंटीसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी, वही लिखा, ठीक है। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पूछा था इसका पार्ट सी में 5 नंबर के लिए, ये तो थ्योरी पढ़ा हुआ ही रहता है, मैं तो क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ हूं, अगर मेरा बेसिक का क्लास किया हुआ सब पढ़ा हुआ है। ये है एक्सप्लेन द मेथड और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो भैया 3 चीज हमेशा ध्यान देना होता है, एक प्रूडेंस, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। अगर ये तीनों फॉलो करके अपने को अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने का 3 क्राइटेरिया है, देखो वो प्रूडेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा मटेरियलिटी। प्रूडेंस का मतलब वही कंजर्वेटिज्म अभी जो समझाया कि एंटीसिपेटेड लॉसेस शैल बी प्रोवाइडेड बट एंटीसिपेटेड गेन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कि अकाउंटिंग जब भी करेंगे हमेशा रियलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे रादर देन लीगैलिटी, रियलिटी ओवर लीगैलिटी, इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और तीसरा जो है तुम्हारा मटेरियलिटी, वही जो बताया कि अगर कोई भी चीज तुमको मटेरियली अफेक्ट करेगा तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी है, मटेरियल अफेक्ट नहीं करेगा तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये सारा बात यहां लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर, मैंने लिख भी दिया, पर मैंने बोल दिया मुझसे कि आप समझ जाओगे। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और ये पेपर ही खत्म हो गया है। बच्चे लोग, हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 8C अभी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 8C, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लेन इट। मैं आपको फट से एक्सप्लेन कर देता हूं, मगर इसका जो थ्योरी है ना, मैंने सुंदर से यहां लिख दिया है, और ये पीडीएफ का लिंक जो है ना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्या पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाना पड़ेगा कि नॉर्मली जब हम लोग डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग यही सोच के करते हैं कि सारा एसेट एक साथ बिक गया, पैसा आया, उसे सारे लाइबिलिटी को पे कर देते हैं, काम खत्म। किंतु प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हम लोग को एसेट बेचने में टाइम लगता है, धीरे धीरे एसेट बेचते हैं, और जैसे जैसे एसेट बेचते हैं तो पैसा भी धीरे धीरे आता है। अब धीरे धीरे आता है तो एक बार में सारा लाइबिलिटी पे नहीं होगा, धीरे धीरे लाइबिलिटी पे होगा। और लाइबिलिटी कैसे पे होगा? सीक्वेंस पे होगा। जैसे सबसे पहले आपका अगर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया जाता है। फिर अगर कोई प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बनाना होता है तो वो प्रोविजन के लिए सेट असाइड करके रखा जाता है मनी। अगर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है फिर उसको पे होगा, मतलब इनकम टैक्स का कोई लाइबिलिटी वगैरह है वो पे करो। उसके बाद अगर कोई सिक्योर्ड आपका लोन है वो पे होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे होगा, फिर पार्टनर्स लोन, और फिर लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करेंगे बाय फॉलोइंग आइदर ऑफ द 2 मेथड्स, या तो एचआरसीएम हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और एमएलएम मेथड मैक्सिमम लॉस मेथड। बस यही लिखना है तुमको, बस ये बताना है कि नॉर्मली हम लोग अकाउंटिंग डिसोल्यूशन में जो करते थे उसमें सारा एसेट एक साथ सेल करके सारा लाइबिलिटी को एक साथ पेमेंट करते हैं, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली एसेट धीरे धीरे बिकता है, और जैसे जैसे पैसा आता है धीरे धीरे देना पड़ता है इन अ सर्टेन सीक्वेंस, और फिर वो सीक्वेंस आप जो अभी बताया वो लिख देना। और यही बात मैंने यहां नोट्स में आपको लिख के दे दी है, वो सीक्वेंस वीकेंड सब लिख के दे दिया। बात समझ रहे हो? तो बस इसको एक बार पढ़ लेना, काम खत्म, फिनिश हो गया आंसर सर। इसमें हम सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पार्टनरशिप का समय। तो चलो इसको पढ़ के समझते हैं और फिर सॉल्व भी करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने।
क्या है इसके अंदर? बोलता है XYZ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। तो पुराने पार्टनर का रेशियो है 3:2:1। द फर्म्स बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, एक डेटर है, डेटर पे पहले से प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल रिसीवेबल, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है जिसका बुक वैल्यू तो 375 है, मार्केट वैल्यू 410 है, फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग है, इधर में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व है। ये मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और इसके लिए तो बोले चाहे ना बोले इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है? XYZ, इनका ओल्ड रेशियो 3:1 में बढ़ जाना चाहिए। कैपिटल भी दे दिया तीनों पार्टनर का, बहुत बढ़िया। बोलता है वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, अगले ही दिन, देखो ना 31 मार्च है, अगले ही दिन कौन रिटायर कर रहा है? ये जो पार्टनर वाई है ना, इसका रिटायरमेंट हो रहा है। अच्छा, वाई रिटायर हो रहा है तो कौन बचेगा? एक्स और जेड बच जाएगा, ठीक है। इट वॉज अग्रीड दैट ही शुड बी पेड इन फुल ऑल हिज ड्यूज इन फुल ऑन दैट डेट। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट भी हो जाएगा उन लोग का। तो पहले तो निकालना पड़ेगा ना वाई को कितना देना है। ओके, फॉर दिस पर्पस गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल वैल्यूएशन का रूल बता दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। 4 years परचेज बोल दिया, मतलब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। क्या इंफॉर्मेशन दी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दिया है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए याद करो नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही दिया है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द पास्ट 3 years, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, गुडविल वैल्यूएशन के लिए चाहिए सब चीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 10%। अरे बोल तो दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, वही रेट ऑफ रिटर्न दिया NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर द सर्विस 1,20,000 पर एनम, और रेम्यूनरेशन भी दे दिया फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, वही समझो 1,20,000। और इसके बाद तो सब रीवैल्यूएशन का कहानी बोल रहा है, मैं पढ़ता हूं वो सब कहानी, किंतु पहले क्या मांगा आपसे, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बोल रहा है। तुमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो मैं पहले हेडिंग लगाया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भैया शो इट्स ट्रीटमेंट भी लिखा है, वो बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं मुन्ना, सारा बात करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट। वैसे गुडविल का फॉर्मूला क्या आपको याद है? गुडविल का फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी मुझे निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहां लाइन में दिया था 4 years परचेज, तो इंटू 4 करेंगे तब जाके आ जाएगा। यानी सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, तो मैं लिखना चालू किया कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, बस उसका एवरेज निकाल लो। कहां दिया? ये रहा 630, 540 एंड 675। 630 प्लस 540 प्लस 675 डिवाइडेड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 630 प्लस 540 प्लस 675, ये डिवाइड बाई 3 किया 6,15,000 माइनस, यहां से रेम्यूनरेशन माइनस करना चाहिए हमें। यहां से क्या माइनस करना चाहिए? रेम्यूनरेशन। तो यहां पर दिया हुआ था, कहां गया रेम्यूनरेशन? फेयर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 1,20,000 माइनस फेयर
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 1,20,000, ये माइनस कर दो, अपने पास बचा 495। अब यहां से माइनस करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो वह कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। मैं शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था 2610 और एनआरआर है 10%। 2610 और 10%, ये आएगा 2,61,000। 234 बच रहा है। ये जो आया इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। आप लोग सुपर प्रॉफिट तक लिख लिए हैं क्या? नोटिंग कर रहे हैं सब कोई? हो गया ना सबका? ओके, मुझे सुपर प्रॉफिट निकल गया है 234, तो बस यहां के 234 बैठा दिया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, तो ये आ गया 9,36,000। ये निकल गया गुडविल। पहला क्वेश्चन था गुडविल, मैंने निकाल दिया। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ हिज गुडविल। ट्रीटमेंट के लिए वो गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। याद है, गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में तोड़ेंगे, फिर न्यू रेशियो में तोड़ेंगे। तो देखते हैं आगे डेटा पढ़ते हैं और क्या क्या दिया है। पहले ऊपर का डेटा जो दिया था हो गया। बोलता है स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। सुना, रिवैल्यूएशन का बात बोला, स्टॉक 10% से कम हो जाएगा। स्टॉक कहां है? 3,15,000। ये 10% से कम होगा, मतलब 31,500 से कम हो जाएगा। फर्नीचर भी 10% से कम हो जाएगा। फर्नीचर 420 में 10% से कम होगा, मतलब 42,000 से कम करने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। डेटर पे 5%, तो डेटर आपका 840 नहीं है ना 870। 870 का 5% होता है 43,500। 43,500। हमको इसको 43,500 बनाना है। मेरे पास ऑलरेडी 13,000 है, तो मेरे को प्रोविजन फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा 13,500 का। कर लेंगे, सब रिवैल्यूएशन का कहानी है, रिवैल्यूएशन में करके दिखा देंगे A to Z। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसके बाद और क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड अ प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 18,000 टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। तो प्रोविजन फॉर बिल डिस्काउंटेड क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बिल डिस्काउंटेड 18,000 का नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सारा ही नुकसान का बात बोला, अभी तक कोई फायदा का बात बोला नहीं है। फिर बोलता था वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 235। 235 से बढ़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग, पहली बार बढ़ने का बात बोल रहा है। 235 एसेट बढ़ेगा, फायदा का बात है। एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट इट्स मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 410 हो जाएगा, 375 है। 375 से अगर 410 हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट में 35,000 बढ़ेगा। ये बोलना चाह रहा है, जो बोलना चाह रहा है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, अभी तक मैंने इसका कोई अकाउंटिंग दिखाया नहीं आपको। अच्छा, बोलता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड। वाह वाह वाह, सबसे बढ़िया लाइन सम का बोल दिया। बोलता रिवैल्यूएशन के कारण हमारे एसेट एंड लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। वेरी गुड, इसका मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार रिवैल्यूएशन, फिर उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। कर देंगे, घबराते नहीं, कर देंगे कर देंगे। फिर बोल रहा है इन ऑर्डर टू मीट वाइज ऑब्लिगेशन, वाई जा रहा है ना, उसको देना पड़ेगा। एक्स एंड जेड ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल 350 एंड 720। ये लोग कैपिटल लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इन न्यू फॉर्म। अच्छा, न्यू रेशियो भी दे दिया, 5:3 दे दिया, 5:3 न्यू रेशियो दे दिया। ठीक है, तो पहला काम अपने को बोला था कि गुडविल वैल्यू करना, वो तो कर दिया। बोलते शो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट निकालने के लिए
अपने को गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। इसी के नीचे मैं बना रहा हूं गुडविल एडजस्टमेंट टेबल, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। कितने आदमी थे? सरदार 3, एक्स वाई और जेड। पहले आप एक काम कीजिए, गुडविल इन ओल्ड रेशो मार दीजिए। ओल्ड रेशो क्या था? 3:1, 3:2:1 में तोड़ना पड़ेगा। गुडविल अपना था 936, 936 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये आ रहा है 468, 312, 156। फिर यहां से माइनस होता है गुडविल इन न्यू रेशो 5:3 था शायद, ये रहा 5:3। तो गुडविल था अपना 936 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, ये आ रहा 585 और 351। 468 माइनस 585 माइनस 1,17,000, माइनस मतलब गेन हो गया। ये पॉजिटिव 312 है, मतलब ये सैक्रिफाइस है। और ये 156 माइनस 351, 195 नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब गेन। और आपको पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री करना है। तो जो लोग गेन हुआ है उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उनके कैपिटल को, जो सैक्रिफाइस है उसको क्रेडिट करेंगे। देखो ना, इसी में पूछा था शो इट्स ट्रीटमेंट, तो इसी के नीचे लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है गेनिंग? एक्स। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। एक्स में था 1,17,000, दिस इज 195, दिस इज 3,12,000। पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ गुडविल का वैल्यू निकाला और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा पूछा था, मैंने वो ट्रीटमेंट लिखा दिया। आपके स्क्रीन पे देख लो, जरूरत पड़े पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पॉज करो लिखो, बोलो ठीक है? ठीक है भैया, आगे बताओ, आगे आओ। बोलता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड शो इट्स एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो जैसे ही बोला प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तुम समझ ही गया होगा, तुमको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के दिखाना पड़ेगा, उसमें से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा और ट्रीटमेंट भी वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो एक मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना लेता हूं। क्यों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना रहे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड बोल दिया था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये लोग बोला था वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड। तो फर्स्ट सेक्शन में तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन का काम होता है, और उसके बाद सबका रिवर्सल होगा। करें एक साथ, चलो। सबसे पहले बोला था स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। मैंने यहां बात किया था स्टॉक हो जाएगा 31,500 से कम, बात कर लिए थे ना हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कम हो जाएगा 31,500 से। स्टॉक के बाद किसको कम करने बोला था? फर्नीचर, फर्नीचर का बात किया था 42 से कम हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 42,000 से कम हो जाएगा। क्या ठीक है?
नेक्स्ट, प्रोविजन बनाना है 5% डेटर के लिए। हमने बात किया था टोटल बनाना पड़ेगा 43,500, 30 पहले बना हुआ है तो 13,500 और प्रोविजन बनाना है, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 13,500 और बनेगा। हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 18,000 बनाने का है, बनाओ ना। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 18,000, स्टेप बाय स्टेप, कोई हड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है, बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा 235 से, लैंड एंड बिल्डिंग 2 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 235, 235। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट था 375, ये 410 हो जाएगा तो 35 से इंक्रीज होगा, 35 से, ये भी हो गया, 35 से इंक्रीज होगा, ये भी हो गया। बाय इन्वेस्टमेंट $35,000 से इंक्रीज। और क्या बोला है, बस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड बोल दिया, तो जैसे ही बोल दिया तो हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 235 प्लस 35 माइनस 31,500 माइनस 42,000 माइनस 13,500 माइनस 18,000, 165 आ रहा है, इसको लिख दो 2 पार्टनर्स कैपिटल। हाइफन देके लिख देना प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा अभी, रिवर्सल न्यू पार्टनर लोगों में होगा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स में। पहले तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स वाई जेड, इनका प्रॉफिट है 1,65,000। ओल्ड रेशियो 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6, 27,500, 55,000, 82,500। साथ साथ कर रहे होंगे आप, आपको सोल्यूशन का जरूरत है, मैं बस फटाफट करा दे रहा हूं। पढ़ाई लिखाई तो क्या हुआ, थोड़ी ना पहली बार पढ़ने बैठे हो, रिवीजन मोड में हो अभी आप बेसिकली। ठीक है भैया, फिर अब क्या करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी अल्टर्ड, तो रिवर्स करना पड़ेगा। जो क्रेडिट में लिखे थे उसको डेबिट में, जो डेबिट में लिखे थे उसको क्रेडिट में लिखना है। अब एक एक करके लैंड और इन्वेस्टमेंट को इधर ले उठा के, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में आएगा 2,35,000, टू इन्वेस्टमेंट 35,000, बाई स्टॉक बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक 31,500, बाई फर्नीचर 42,000, और एक बाई पीएफबीडी 13,500। बाई प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 18,000। अब जो लॉस आएगा ना उसको रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल। ये प्रॉफिट की जगह अब लॉस हो गया, एक्स और जेड रिमेनिंग पार्टनर में इन द न्यू रेशियो 5/8 और 3/8 में बांटना पड़ेगा, न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। न्यू रेशियो में ये 165 भी आएगा। कैलकुलेटर चलाना तो चला के देख लो, कौन मना के। 103,125, 61,875। टोटल वोटल तुम करना, टोटल के लिए भाई मेरे को मत बोलो प्लीज, प्लीज विकी प्लीज।
देखा मूवी X3, उसमें था ना विकी प्लीज। हो गया। और बताओ। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,65,000 निकाल दिए एंड शो इट्स एडजस्टमेंट अमंग पार्टनर्स, वो भी करके दिखा दिया पार्टनर कैपिटल में कैसे बढ़ेगा। फिर बोलता है शो द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने बोल रहा है आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, रॉय के रिटायरमेंट के बाद। तो सीधा सीधा बात बोला ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लो मैं बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल। जैसे जैसे मांगता जाएगा मैं वैसे वैसे बनाता जाऊंगा। लो जी लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल 1 2 3। डेबिट क्रेडिट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बना लिया पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस चाहिएगा, 970, 740, 380, 970, 740 और 380। ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,70,000, 7,40,000 एंड 3,80,000। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लाइन से सम को देखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। सबसे पहले लोग चर्चा किया था गुडविल के बारे में, तो गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। गुडविल का एंट्री था एक्स जेड टू वाई, एक्स जेड डेबिट टू वाइज कैपिटल, एक्स और जेड में जाएगा 117, 195, 117, 195, और यहां पर आएगा बाई एक्स एंड जेड कैपिटल, वाई में पोस्टिंग करेंगे, टोटल है 312। जैसे जैसे डेटा मिलते जाए भाई वैसे वैसे करते जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाना है। इसके बाद और क्या था, अच्छा ऊपर में भूल गया, एक जनरल रिजर्व था, बोले चाहे ना बोले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, 5,10,000 को डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाई जनरल रिजर्व 3:2:1, 255, 170, 85। हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्या बोला है, गुडविल हो गया, ये वाला पहला 3 पॉइंट गुडविल का था। उसके बाद रीवैल्यूएशन का स्टोरी था, रीवैल्यूएशन। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से उठाना पड़ेगा कहानी। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में 2 एंट्री दिखेगा, पहला है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, बाई, तुम पूरा लिखना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना कितना था देखो, 82,500, 55,000 और तीसरा था 27,500। आप अपने डेटा से टैली करते हैं ना, मैं देख देख के बस बैठा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं नया। अच्छा, और ये वाला एंट्री का पोस्टिंग इधर देखो, बाई पार्टनर्स कैपिटल है, तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स तेरी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1,03,125, 61,875।
थोड़ा सा लाइन टान के लंबा कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहां तक हो गया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का स्टोरी के बाद और क्या बचा? ये तो हो गया। एक्स और वाई घर से पैसा ला रहा है 350 एंड 720, एक्स और जेड पैसा ला रहा है, तो बाई बैंक पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैंक पैसा लेके आ रहा है ना, 350 एंड 720, 3,50,000 एंड 7,20,000 बाई बैंक। हाँ, इसकी वजह से बैंक बैलेंस चेंज होगा हमारा बैलेंस शीट में, वो तो ऑब्वियस सा बात है। और फिर क्या बोला? द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया, मतलब बाकी तो सारा कहानी हो ही गया है। अरे होता क्या क्या है, सुनो ना। एक एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस बांटने बोलता है, वो हो गया है। रिवैल्यूएशन बोलता है, वो हो गया है। तीसरा गुडविल एडजस्टमेंट बोलता है, वो भी हो गया। नया पार्टनर पैसा भी ले दिया, बस अब पुराना पार्टनर को सेटल करने के लिए बोला था। इट वॉज अग्रीड दैट ही शुड बी पेड ऑल हिज ड्यूज इन फुल ऑन दैट डेट। तो पेमेंट करना पड़ेगा, टू बैंक करके पेमेंट कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना भी है बैलेंसिंग फिगर निकाल के पे कर दो भाई को। 740, 312 प्लस 170 प्लस 55,000, 12,77,000, 12,77,000 का पेमेंट कर दो। और पेमेंट करने के बाद लास्ट में बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। $9,70,000 प्लस 255 प्लस 82,500 प्लस 350 माइनस 1,17,000 माइनस 103,125। here are 14,37, 14,37,375। लास्ट वाले का 380 प्लस 85,000 27,500 720 minus 195 minus 61,875. Here are 9,55,625. आपको यही तो निकालने बोला था कि रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड का कैपिटल का बैलेंस कितना। निकाल दिया मैंने, हो गया। बस एक और पार्ट बाकी है, उसके बाद ये सम खत्म हो जाएगा। अच्छा सम है सर, टाइम टेकिंग है। हाँ, टाइम टेकिंग तो है ये सब सम। प्रिपेयर फर्म्स बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, इसका बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं। सुनो ना, क्योंकि सब में बोला था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड, तो मेरा बात समझो। अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल्स, डेटर, ये तो सेम ही रहेगा। कैश इन हैंड भी सेम होगा, कैश एट बैंक में चेंज हो जाएगा। 248 था, थोड़ा पैसा आया और गया भी तो है। मैं दिखा दूं कहां आया और कहां गया। हाँ भैया बताओ। देखो ना, अपने पास कौन कौन सा आया है। यहां पर 350 एंड 720 आया है और 1277 गया है। नहीं समझा? मतलब बैंक में चेंज होगा। भैया आप बोले एसेट लायबिलिटी चेंज होगा। हाँ, जब ये बोलता है ना तो बैंक और कैपिटल तो चेंज हो जाता है, बाकी चेंज नहीं करते एसेट और लायबिलिटी में से। तो 248 था, 350 नया आया था, फिर 720 नया आया था और फिर 1277 गया। 248 था, 350 नया आया प्लस 720 आया माइनस 1277 गया, 41,000 बचेगा। तो जब बैंक बैलेंस बैठाएंगे ना तो 41,000। सर शेड्यूल 3 फॉलो कीजिएगा, पागल है क्या? पार्टनरशिप है, नॉर्मल बैलेंस शीट बनेगा, टी शेप वाला। अच्छा जी, वाई को तो पेमेंट करके चला गया, किंतु एक्स और जेड का कैपिटल रिवाइज हो गया था। एक्स का कैपिटल हो जाएगा, यहां निकाले थे अभी, 14,37,375 और उसका कैपिटल है 9,55,625। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या क्या चेंज होगा, एक बार बात कर, सुंदर से बना लेंगे भाई, बात तो कर ले। मैं बोल रहा हूं एक्स का कैपिटल हो जाएगा 14,37,375 और इसका हो जाएगा 9,55,625।
ये जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बहुत लोग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, गलत है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। क्रेडिटर बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं। तो ये मेरा बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट ऐसा लगेगा देखने में, मतलब कचरा से नहीं सुंदर से बना देंगे, लिखना तो यही सब पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात। तो चलो न्यू बैलेंस शीट बना देते इसको देख देख के। आओ बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट होगा, 1 अप्रैल होगा ना, 1 अप्रैल 23। रिटायरमेंट 1 अप्रैल को हो गया ना, तो रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट मांग रहा है भैया। बाकी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपने बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटी में नहीं डाला, नहीं, क्योंकि समय बोला था ना वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड, और उसी चक्कर में तो हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाए थे, नहीं तो सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाते। बात तो सही है भैया, बात तो सही है। एसेट्स लायबिलिटीज, चलो बैठाना चालू करते हैं। सबसे पहले बैठा देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, कॉलम दीजिए, एक था एक्स, एक था जेड। एक्स का था 14,37,375 और जेड का था 9,55,625। ये दोनों में यहां से लिया ये फिगर, लिख पाए? एक एक करके अब आइटम उड़ाते हैं। हाँ चलो आ जाओ, बैलेंस शीट देख देख के लिखना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये बैठा दिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल हो गया। क्रेडिटर है 425, इसके बाद है क्रेडिटर 425 बैठा दिया। उसके बाद कौन है क्रेडिटर के बाद, क्रेडिटर हो गया। बिल्स पेबल 135, बिल्स पेबल 135। भैया वाई नहीं लिखे, अरे वाई का तो पेमेंट हो गया ना, अब उसको कहां से देंगे, हो गया लाइब्रेरी साइड। अब एसेट साइड चुनो, लैंड एंड बिल्डिंग 780, ऊंची है बिल्डिंग 780, बिल्डिंग बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग के बाद कौन है, फर्नीचर है 420, 420, आई मीन 4,20,000। तुम्हारा फेवरेट फिगर है ना 420, फर्नीचर 420, ठीक है। और बोलो भैया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 375, रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं ले रहे, हाँ वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी अल्टर्ड ना, तो जो वैल्यूज है वही तो उठा के लिखना है। अच्छा उसके बाद कौन है, स्टॉक है 315 और बिल रिसीव नहीं, बिल रिसीवल बाद में लेंगे, स्टॉक 315 लिखो पहले, स्टॉक 315। स्टॉक के बाद आता है डेटर, और डेटर में प्रोविजन फॉर बैड डेट भी था, मैं दिखा देता हूं। स्टॉक के बाद आता है डेटर, डेटर 870, प्रोविजन 30, 870 30, नेट में 840। इसके बाद अपने पास था बिल्स रिसीवेबल, लिख रहा है ना बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल रिसीवेबल कितना था आपका 165, 1,65,000। बिल रिसीवेबल के बाद बैंक बैलेंस चेंज होके बचेगा 41, बैंक बैलेंस सब एडजस्टमेंट के बाद 41। लास्ट में था कैश बैलेंस, चेक करें, कैश बैलेंस है 17। सब यूज तो कर ही लिए, बस भगवान से हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा, हे प्रभु इन नन्हे नन्हे बच्चों का बैलेंस शीट टैली करा देना, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। क्या लगता है टैली करेगा, चेक कर लेते हैं। 14,37,375 प्लस 955,625 प्लस 4,25,000 प्लस 1,35,000
This total is 29,53,000. Now let's go to the asset side. 780, 420, 375, 3,15,000, 8,40,000, 1,65,000, 41,000, 17,000. लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। हो नहीं, आप बनाए और बैलेंस शीट टैली ना करे, हो ही नहीं सकता। कहां आप अकाउंट्स के महाज्ञानी महायोद्धा ठहरे और कहां ये छोटा मोटा सा बैलेंस शीट, क्या है, कुछ नहीं है, हो गया फिनिश। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताओ, आ गया ना? चलो बढ़िया, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ देखने से नहीं चलेगा। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 का पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये करेंगे अभी। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप में आप लोग को कह रहे होंगे ना, सेल टू अ कंपनी, ये वो वाला टॉपिक है। देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन से कि एक तो चीज मुझे समझ में आ रहा है कि सेल टू अ कंपनी इनका बहुत फेवरेट है, तो अच्छे से करके जाना पड़ेगा। सेल टू अ कंपनी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो मांगा क्या, पहले देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में एक्विजिशन एंट्री करना पड़ेगा। वो नहीं होता, पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, दूसरा होता है एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस का फिगर गुडविल कैपिटल रिजर्व में जाता है, और तीसरा वो पीसी का पेमेंट करके दिखाते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट जो दे रहे हैं वो मांग रहे हैं। उसके बाद बोलता है प्रिपेयर द पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस शीट ऑफ रेलिंक लिमिटेड मतलब कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। तो मेरे ख्याल से तो आसान सा क्वेश्चन है। बोला कि आप क्वेश्चन पढ़ते, रेलिंक लिमिटेड अग्री टू परचेज बिजनेस ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 brothers ए रे एंड एस रे एज ऑन 31 मार्च 24। मतलब इनका एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, ए और एस। और रेलिंग जो है ना, ये कंपनी इस पार्टनरशिप फर्म को खरीदने वाला है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट, अपने पास लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, ये सब दे दिया। द कंपनी अग्रीड टू टेक ओवर लाइबिलिटीज एंड ऑल द एसेट्स। बोला ये लाइबिलिटी है तो ये भी ले लेंगे और सारा एसेट लेंगे विथ एक्सेप्शन ऑफ कैश। अच्छा, मतलब कैश छोड़ के सारा एसेट लेके जाएगा, मतलब ये सारा एसेट और ये एक तो क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी ये टेक ओवर करेगा कंपनी। द अग्रीड परचेज प्राइस बिंग 450। वाह वाह, भगवान तेरा भला करे, परचेज कंसिडरेशन का फिगर बता दिया 4,50,000। टू बी सेटिस्फाइड एज 1/4 इन कैश, इसका 1/4 तो कैश में जाएगा, एंड 3/4 बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 12.5 पर शेयर। और बाकी जो 3/4 पोर्शन है वो शेयर में देंगे, और शेयर 12.5 रुपए में दे रहे, 10 का शेयर 12.5 रुपए। ठीक है, मतलब अगर आप परचेज कंसिडरेशन का बात करें, अगर मैं ऐसे लिख दूं, डिटेल्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो ये लोग बोल रहे हैं इन कैश कितना पे करेगा, तो बोल रहा है कितने रुपए था, 450। 4,50,000 का कितना परसेंट, 1/4। 1/4 तो कैश हो जाएगा, तो 450 का 1/4 करोगे तो 1,12,500 तो कैश में जाएगा, और बाकी जाएगा इन शेयर्स। तो तुम बुद्धि लगाओ ना, अगर 4,50,000 है, इसमें से कैश गया तो बाकी शेयर्स में जाएगा 337,500। अगर आप रफ में बात करें, सुनो ना, 337,500 जाएगा शेयर्स में, एक एक शेयर का इश्यू प्राइस 12.5 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 27,000। यहां पर लिख सकता हूं कि 27,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 12.5 करके दे रहे। ये मैं डिटेल्स बता दिया परचेज कंसिडरेशन। भैया हमें लिखना चाहिए था क्या, तो नहीं तो क्या मेरा चेहरा देखोगे नालायक को, लिखो जल्दी से, लिख लो, पॉज करके लिख लो जरूरत पड़े तो, टाइम कम लग रहा है तो। पॉज करके लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर वो क्या बोल रहा है, देखो, द कंपनी मेड फॉलोइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट टेकन ओवर व्हेन ब्रिंगिंग देम इन बुक्स। मतलब कंपनी अपने बुक्स में इस वैल्यूज में लिखेगा,
लीज होल्ड, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन सारे एसेट्स का टेक ओवर वैल्यूज दे दिया आपको। लाइबिलिटी का नहीं दिया, मतलब लाइबिलिटी 1 लाख में टेक ओवर होगा, बस हो गया काम खत्म। भाई साहब ये बैलेंस शीट दिया ही क्यों है हमको समझ में नहीं आया। तो एनीवेज आपसे 2 क्वेश्चन मांगा है, मेरे को लगता है कि चालू करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पहले बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है रेलिंक लिमिटेड जर्नल, रेलिंक लिमिटेड जर्नल। चालू करें। पहला एंट्री होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स। पेमेंट करना पड़ेगा वेंडर को, वेंडर का नाम था, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या बोला था, ए रे एंड एस रे, मेसर्स ए रे एंड एस रे। क्या तरीके, ए रे एंड एस रे लिखा, वैल्यू कितना होगा, पीसी लिखेंगे, नरेशन लिख दो, बिंग बिजनेस परचेज्ड, बिंग बिजनेस परचेज्ड। अब एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर होगा, लाइन से जो जो एसेट टेक ओवर करो। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 155, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट अकाउंट डेबिट 1,55,000। अगला एसेट कौन है, प्लांट एंड मशीनरी 62,500, प्लांट एंड मशीनरी 62,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर 12,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 12,500, स्टॉक है 1,45,000, डेटर है 1,25,000। अरे जो टेक ओवर, क्या टेक ओवर वैल्यू में लेके आएगा ना नया कंपनी, उस वैल्यू में लिख रहे, एक लाइन का जगह छोड़ दो कि बाई चांस गुडविल कहीं नहीं आ जाए। टू क्रेडिटर, लाइबिलिटी टेक ओवर हो रहा है बुक वैल्यू में 1 लाख का, और टू बिजनेस परचेज्ड। ये कैश, अरे कैश टेक ओवर नहीं करेगा बोला था ना। हाँ, बिजनेस परचेज कितना था, 4,50,000, तो 450 प्लस 1 लाख, तो ये 550 हो गया, माइनस 155 माइनस 62,500 माइनस 12,500 माइनस 145 माइनस 125। भैया डेबिट में बच रहा है क्या, ये गुडविल, डेबिट में आता तो गुडविल, क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व, याद है ना कि सब कुछ भूल गया। भैया नरेशन, बिंग नेट एसेट टेकन ओवर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर हुआ है ना, तो उसका नेट एसेट बोल देंगे शॉर्ट में, नेट एसेट टेक ओवर हो गया। अब पे करना पड़ेगा, ये मेरा वेंडर कौन है, मेसर्स ए रे एंड एस रे, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेसर्स ए रे एस रे अकाउंट डेबिट, पीसी पेमेंट करेंगे। तो पीसी पेमेंट देखो 2 पार्ट में हो रहा है, एक कैश में एक शेयर में, और शेयर में 10 का शेयर 12.5 में दिए हैं, तो 2.5 का प्रीमियम भी है। तो मैं लिख रहा हूं, मुझे देना है टोटल 450 टू बैंक, बैंक से पैसा निकाल के दे रहे हैं, कितना था 112,500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया, ठीक है ना।
हम लोग का 27,000 शेयर्स था, ये कहां से आ गया? ये गजनी है, तो तुम लोग खुद ही तो हाथ से लिखा था 27,000 शेयर, तुम लोग कैलकुलेट करके निकाला था। हाँ, एक एक शेयर 10 रुपीज का है, 2.5 प्रीमियम में जाएगा। 270 इंटू 10 तो यहां पर आ जाएगा, मतलब 2,70,000। 27,000 इंटू 2.5 करो, 67,500। एक बार टोटल करके देख लो, डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना ही चाहिए। बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब पेमेंट कर दिया, और क्या हो गया एंट्री। इसके लिए लोग 6 मार्क्स दिया था, तुम देखा था, 6+8 लिखा था, 6 मार्क्स मिल गया, 3 एंट्री करने का 6 नंबर मिल गया। और फिर रेलिंग, जो कंपनी उसका बैलेंस शीट मांगा है, बैलेंस शीट में क्या आएगा, यही जो तुम जर्नल एंट्री में दिखाया। देखो ना, लीज होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट फर्नीचर, इसको तुम पीपी में दिखा देना, स्टॉक को स्टॉक उसमें इन्वेंट्री में दिखा देना, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल में दिखा देना, गुडविल को इनटेंजिबल एसेट्स में दिखा देना, क्रेडिटर को ट्रेड पेबल में दिखा देना। बिजनेस परचेज डेबिट और क्रेडिट ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो आएगा ही नहीं। रे क्रेडिट और रे डेबिट कैंसिल हो जाएगा। टू बैंक हुआ, बैंक से पेमेंट हो गया, पहले से कोई बैंक बैलेंस था नहीं, पेमेंट हो गया, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। शेयर कैपिटल में 270 आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, काम खत्म। मतलब ये जर्नल एंट्री में जो नेट बच रहा है ना, वही तुमको बैलेंस शीट में दिखाना है, बस यही तो है। ओहो, मेरे को बैलेंस शीट बनाना है ना, सॉरी। बैलेंस शीट ऑफ रेलिंग लिमिटेड एज ऑन, जो भी होगा देखा जाएगा, बैलेंस शीट बने। किसी का नोट बना तो नोट भी बना लेंगे, कंपनी है ना तो शेड्यूल 3 फॉर्मेट फॉलो होगा ना, कंपनी है। अब पार्टनरशिप फॉर्म ना रहा, कंपनी का बनाने बोला है, तो शेड्यूल 3 फॉलो होगा मना, उसको तो छोड़ नहीं सकते। ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज अंडरलाइन, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, अंडरलाइन। सबसे पहले आएगा ए शेयर कैपिटल। आप बोलोगे मैं नोट बना दूंगा इसका, किंतु शेयर कैपिटल में आएगा 270, ये वाला फिगर मैं बना दूंगा नोट, आप घबराइए नहीं। बी है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें वो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, आपका था ना प्रीमियम 67,500, और तो कुछ रिजर्व में था ही नहीं, मैं नोट बना दूंगा। शेयर वारंट तो है नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ही नहीं। दूसरा आपका यहां पर आ जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में तो सिर्फ क्रेडिटर टेकन ओवर हुआ है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, तीसरा है करेंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, आएगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे बैंक से पेमेंट होता, बैंक पे पहले तो जीरो बैलेंस था, पेमेंट हुआ तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो ये ओवरड्राफ्ट बोल के आएगा 112,500। मैं दिखा दूंगा नोट में, आप जरा भी ना घबराएं। जिसका जिसका नोट लगेगा वो तो लगेगा, बच्चा मार्क्स चाहिए एग्जाम में, कि नोट ही छोड़ देंगे हम फिर। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया। इसके बाद आता है ट्रेड पेबल। अरे वही क्रेडिटर जो था तुम्हारा, कितने का था, 1 लाख, इसके लिए क्या नोट बनाएगा यार, क्रेडिटर के लिए हमको नोट नहीं बना। और कुछ लाइबिलिटी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बाद क्या आता है आपको, ट्रेड पेबल के बाद याद ही होगा अदर करेंट लाइबिलिटीज, कुछ है नहीं, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी कुछ मुझे नहीं दिखा। बी एसेट साइड में जाओ,
एसेट में नंबर 1 नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में ए पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें नंबर 1 सबसे पहले आएगा पीपीई। इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा आइटम है। देखो ना, तुम्हारे पास लीज होल्ड प्लांट फर्नीचर 3 तो है, एक बार टोटल करके लिख दें, बाद में नोट में दिखा देंगे। तीनों का टोटल आ रहा है 230। दूसरा आपका था इनटेंजिबल एसेट, उसमें तो एक ही आइटम था यार, वो गुडविल 50,000 आया था ना। फिर बच्चा बोला कहां से आया था? अरे दूसरा नंबर एंट्री में तुम गुडविल आया था तुम्हारा 50,000, वे भी तो आएगा। इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है नहीं, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं है, छोड़ो करंट एसेट्स में जाओ, करंट एसेट्स में जाओ। करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं। पहले आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक लेके आए हम लोग उठा के 1,45,000 का, और डेटर को हम लोग नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल। ये हेड का नाम है, एक ही आइटम है डेटर, क्या तो नोट बनाएगा इसका। डेटर कितना था? 1,25,000। लिखो 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 लिखो, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। और तो कुछ बचा नहीं है। एक बार देख लें टोटल टैली कर रहा है क्या। एसेट साइड में 27 नहीं, लाइबिलिटी में है 270, 67,500, 1,12,500 प्लस 1,00,000, ये तो 550 आ रहा है। समझ गया ना? और इधर एसेट साइड में भी टोटल लगाना पड़ेगा, 230, 50, 145, 125, 550, बस टैली हो गया। और खत्म नहीं हुआ, अभी जो नोट्स का बात किए हैं 4 वो 4 नोट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फ्री का मार्क्स थोड़ी ना देगा ये लोग। पर कंपैरेटिवली सम बहुत इजी है, मतलब ये देख के डिफिकल्ट लग रहा था किंतु इतना है नहीं, समझ रहे हैं ना? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखना चाहिए ऑथराइज कैपिटल, मगर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल का डिटेल्स नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क डबल लाइन क्लोज। फिर आएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो लिखना पड़ेगा ना कितना शेयर है। 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड 2,70,000। यही तो बैलेंस शीट में बैठा है, देखो ना, यही 270 यहां बैलेंस शीट में बैठा के दिखाया हमने, इसी का नोट दिखा दिया कि 270 आया कैसे। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक आइटम था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। साथ साथ लिख रहे हैं ना तुम लोग, किसी मुंह देखे जा रहा मेरा नालायक, लिखो साथ साथ, फायदा तभी मिलेगा ज्यादा। सिक्योरिटीज प्रीमियम था तुम्हारा, कितना था यहां पर, ये रहा 67,500, बस एक ही आइटम है, यही तो बैलेंस शीट में आपने दिखाया है मुन्ना, समझ गया? देख लो 67,500। नोट 3 है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बताना पड़ेगा। नोट 3 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना था मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट? 112,500। कंपनी पे किया है, बैंक में पहले से कोई बैलेंस था नहीं, नया कंपनी है, नेगेटिव बैलेंस ही दिखाएंगे।
और नोट 4 था आपका पीपी का। पीपी तो जो ऊपर में था वही उठा के तीनों को लिखना है बस, और कुछ नहीं, और टोटल दिखाना है। ये अपना था ना लीज होल्ड, प्लांट और फर्नीचर, बस यही 3 आएगा। आ जाओ तीनों लिख देते हैं। लीज होल्ड, प्लांट, फर्नीचर, तुम लिखो, मैं तो कॉपी पेस्ट मार दिया। भाई ये अच्छा बात है क्या? डोंट बी जेलस बेटा, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं यूज कर ले रहा हूं, तुम साथ साथ लिख लो। 2,30,000, बस यही 4 नोट बोला था मैंने, बना दिया। अगर तुमको नोट 4 लिखने में टाइम चाहिए तो थोड़ा पॉज करके लिख लो, क्या दिक्कत, खत्म। 20 मिनट में सम सॉल्व हो गया, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। और मेरे को लगता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर रखा होगा उसके सामने तो ये सब सम कुछ भी नहीं, आसान था, खत्म। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 का हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी। बस ये लास्ट है इस पेपर का, उसके बाद ये पेपर में और कुछ नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन होता है ना ये वाला। और ये क्वेश्चन किससे पता है? पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन नहीं था उसका रियलाइजेशन का सारा जर्नल एंट्री मांगा है। चलो कर लेते हैं ना फटाफट, टाइम वेस्ट करके क्या मतलब है, जल्दी से करो। क्या बोल रहा है जरा देखा जाए, क्या बोल रहा है जरा देखा जाए। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, जर्नल एंट्री बोला हम करेंगे। अच्छा नरेशन लिखना चाहिए आपको, पर मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एक एक करके जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाई राणा एज अ राणा पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा है किसका? बिजनेस का, तो बिजनेस खर्चा को डेबिट करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर बिजनेस खुद पे करता तो वो टू बैंक लिख देता। कौन पे किया उसके बदले? पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? राणा, तो टू रानास कैपिटल। बस इसे तो पार्टनरशिप चैप्टर में कितना एंट्री वेंट्री किया हुआ हम लोग का, समझ में आ गया। बोन बाई राणा नहीं, पेड बाई राणा बोला। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाई द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ धना अ पार्टनर, ही हैज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, लोग बोल रहे हैं। ये किसको बियर करना था? धना को। धना के बिहाफ में कौन पे कर दिया? फर्म। तो फर्म से पैसा गया है तो फर्म लिखेगा टू बैंक। भैया रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट कर दे ना 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 ना, बे हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस, किंतु ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था। बिजनेस किसके बिहाफ में पे किया? धना को। तो बिजनेस तो यही ना सोचेगा हम धना को पे कर दिए। डेबिट कौन होगा? धनास कैपिटल। तो एंट्री होना चाहिए धनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं अज्यूमिंग कि ये पार्टनर है। अच्छा लिख ही दिया है अ पार्टनर, ठीक है, समझ गया। तीसरा, बस 2 और है फिर खत्म, खत्म हो जाएगा। क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 था, ठीक है, आउट ऑफ विच 60% बोन बाई मना। पेड नहीं बोला है, वर्ड बोन है, बियर बियर बोन, मतलब ये मना का खर्चा 60%, 20,000 का 60%, 12,000 मना का खर्चा, एंड रिमेनिंग बाई द फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टोटल फर्म ने पे किया है 20,000, 20,000 पे किया, उसमें से 60% मना का था। तो मैं 2 एंट्री करूंगा, सुनो ना। मना का जो पे किया है उसके लिए होना चाहिए मनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, और बाकी तो इसका खुद का खर्चा है बिजनेस का, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगा 8,000। अब समझ गए ना, टू बैंक। ये एंट्री बनना चाहिए। बिजनेस से पे 20 किया, 12 मना के बिहाफ में पे किया, तो मना और रियलाइजेशन एक्सपेंस अपना तो 8,000 है। चौथा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 टू बी बोन बाई काना। फिर से बोला बोन, काना बियर करेगा। अब पार्टनर, बोन को इसको करना है, काना को, बट पेड बाई धना अनदर पार्टनर। अब पे कौन किया भाई? धना ने पे कर दिया, धना ने पे कर दिया, तो धना को पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर दो टू धनास कैपिटल। पे करना किसको था? कना को, तो कना से मांगेंगे हम लोग, तो कनास कैपिटल डेबिट।
तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा कनस कैपिटल टू धनस कैपिटल, कना टू धना, क्या नाम रखा है, बस कना टू धना, समझ रहे हैं ना। कना को डेबिट करने का मतलब है कना का कैपिटल कम कर दिए, कना से पैसा ले लिए और किसको दे दिए, धना को दे दिए। समझ में आ रहा है क्या, कना टू धना, समझ में आ गया। देखो ये चार्ट में एंट्री था, नरेशन मैंने लिखा है, नरेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गए।